Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion. हेडिंग डालिए दर्पण का द्वारक। चलिए बनाइए इसको। दर्पण के द्वारक के बारे में क्या बताया था, ये इस तरीके से कार्य करता है। इसे आप समझिए, जैसे आपने देखा होगा, जैसे एक घर बनता है तो उसके आगे दरवाजा लगाया जाता है, ठीक। तो वो जो दरवाजा होता है वो इस तरीके से कार्य करता है। कौन किस तरीके से आएगा, कौन किस तरीके से जाएगा, लेकिन हर प्रकार से हर एक आदमी के लिए दरवाजा उस साइज और सेज में नहीं होता। मतलब साइज और वो शेप और साइज में नहीं होता। कैसे, मान लीजिए कि आपने दरवाजा 5 फीट का लगवाया है, कोई 6.5 फीट का आदमी आ जाएगा तो अब समस्या हो जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से दर्पण के द्वारक के रूप में हमें क्या किया गया है, बताया गया। समझिए कैसे, देखिए। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास होता है। यहाँ आपको सबसे पहले बता दिया गया कि किसी गोलीय दर्पण का जो परावर्तक वो होगा, क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा, क्या होगा, व्यास होगा। अब समझिए, अब इसीलिए हमने आपको तुरंत बताया कि अगर कोई मान लीजिए 5 फीट या 6 फीट का है, उसका द्वारक उससे अगर कहीं छोटा या बड़ा हो रहा है तो उसके व्यास के अनुसार कार्य करेगा। कल हमने एक फार्मूला आपको बताया था, आप लोग को याद होगा, ठीक है। बताओ झट से। देखिए, तो यहाँ बताया था कि जो व्यास है यानी कि कहीं ना कहीं फोकस दूरी, तो त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। कल ही आपको बताया गया था इसके बारे में। तो व्यास भी इसी तरीके से होता है। जो व्यास आपका होगा वो त्रिज्या की क्या होगी। तो यहाँ सबसे पहले यही दिया गया है, देखिए आप ध्यान से समझिए। ये दर्पण के द्वारक हैं, M1 और M2 दर्पण के क्या है, द्वारक है। और ये इधर से आप देखेंगे तो M1 और M2 क्या है, दर्पण के द्वारक है। तो अब जिस तरीके से दर्पण के द्वारक होंगे उसी तरीके से मनुष्य के प्रतिबिंब को देखने को मिलेगा, ठीक है। मनुष्य के प्रतिबिंब को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब वहां पर क्या क्या चीजें बताई जाती हैं कि द्वारक जो होगा एक तरीके से वो कहीं ना कहीं मुख्य अक्ष, और यानी कि मुख्य अक्ष जो यहाँ पे आपको बताया गया है, मुख्य अक्ष अभी इसके पहले लोग समझे थे, और मुख्य अक्ष पर ही कहीं ना कहीं वक्रता, केंद्र और ध्रुव एक तरीके से कार्य कर रहे थे। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए कि एक ही तल पर सब रहते हैं, नहीं तो भूल जाए आप लोग, ठीक। और यहाँ पर आपका, यहाँ पे क्या होता है, तुम बताओ राम जी। तो यहाँ बताया जाता है कि आपका मुख्य अक्ष यानी कि वक्रता केंद्र के रूप में, और ये जो इधर जाती हुई आपको रेखा दिख रही है कहीं ना कहीं मुख्य अक्ष के रूप में रहेगी, लेकिन इस पर भी ध्रुव पर क्या करेंगे, ये लोग कार्य करेंगे, ठीक। और ये है आपका दर्पण का द्वारक, M1 और M2 दर्पण का द्वारक है। इसमें भी M1 M2 क्या है, दर्पण का द्वारक है। और इसमें कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, क्या क्या बताई गई हैं, देखिए। द्वारक यह तय करता है कि दर्पण में कितनी रोशनी प्रवेश करेगी। द्वारक ही क्या करेगा, इस तरीके से ये निर्धारित करेगा कि कितनी रोशनी क्या कार्य करेगा, दर्पण के अंदर प्रवेश करता है। ऐसे हमने आपको बताया ना कि आप मान लीजिए दरवाजा लगवाए हैं, ठीक है, तो किस तरीके से वो कार्य करता है, कितने इस तरीके से कि कोई आदमी कितना लंबा हो, कैसे प्रवेश करेगा, ठीक है। उसी तरीके से द्वारक भी क्या कार्य करते हैं, तरीके से दर्पण के प्रकाश की रोशनी का क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कितना दर्पण की रोशनी, मतलब दर्पण में रोशनी प्रवेश करके जाएगी। फिर क्या आता है, छवि की गुणवत्ता के बारे में बताया जाता है कि बड़े द्वारक, अगर ये द्वारक एक तरीके से बड़े होंगे, ध्यान रखिएगा, इन सभी दर्पणों का बहुत भारी भारी जगहों पे प्रयोग होता है, जैसे टेलीस्कोप, जो कि इससे चंद्रमा को वो जो एक तरीके से उसको देखा जाता है, तारों को देखा जाता है, ठीक है, वहां से भी इसका सबका प्रयोग होता है। इसीलिए दिया गया है कि बड़े द्वारक से परिवर्तित होकर बनने वाले छवि अधिक चमकीली व स्पष्ट होती है। जो बड़े द्वारक होंगे, जैसे आप समझे कि बहुत बड़ा दरवाजा लगवा दिए, ठीक है, करीब 10 फुट का, तो उसमें आने जाने वाले हर एक आदमी को, किसी को सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे, ठीक। तो यहाँ यही बताया जाता है कि बड़े द्वारक में परिवर्तित होकर बनने वाले छवि अधिक चमकीले होंगे और स्पष्ट हमें दिखाई देंगे। ये चीजें इसमें क्या की जाती है, बताई जाती है। आगे अभी हम लोग और पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें इसको हम आपको क्लियर कर दें। आपने देखा होगा बड़े द्वारक को अगर गोले दर्पण में आप देखते हैं तो आपने नाम सुना होगा हैंडो लेंस का। तुम नहीं सुने, कोई बात नहीं।
तो यहाँ हमें बताया था कि छवि अधिक चमकीली और स्पष्ट होती है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लिए दर्पण का द्वारक। हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग जानेंगे मुख्य फोकस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्तल दर्पण के फोकस के बारे में। मुख्य फोकस जो हमें है वो अलग अलग तरीके से। तो पहले हम जानेंगे उत्तल दर्पण के फोकस के बारे में। उत्तल का अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के फोकस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए देखते हैं अवतल दर्पण के फोकस के बारे में। चलिए लिखिए अवतल दर्पण। कहते हैं, चलिए नोट करें तो इसको हम समझे। चलिए देखते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण के बारे में और उत्तल दर्पण के बारे में। ये देखिए, ये है इसका मुख्य फोकस। ठीक है, यहाँ पे होता है इसका मुख्य फोकस यहाँ पर, और ये है इसका मुख्य फोकस। ठीक, बताया था अवतल दर्पण में क्या होता है, यह प्रकाश की किरणें वास्तव में हमें मतलब वास्तविक तरीके से ऐसा महसूस होता है कि ये एक जगह पे क्या होते हैं, मिलते हुए हमें प्रतीत होते हैं। ठीक, हमें एक साथ क्या होते हैं, एक तरीके से मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रकाश की किरणें वास्तव में एक बिंदु पर क्या होती है, हमें केंद्रित होती दिखाई देती है, जैसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये मिरर है आपका M1 और M2, ये क्या है, एक तरीके से मिरर है। यहाँ आपको सब चीजें बताई गई है। ये P क्या है आपका, P है आपका ध्रुव, और C क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें क्या की जाती है, बताई जाती है। ये इसका फोकस है, और फोकस में ध्यान रखिएगा कि एक तरीके से इसके मिड पॉइंट पर ही बनता है। फोकस भी कहाँ बनता है, इसके मिड पॉइंट, यानी कि एक तरीके से जो व्यास से खींची हुई रेखा जाती है उसी पे बनता है फोकस। और यहाँ से भी जब व्यास की रेखा खींची हुई जाती है तो फोकस बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ बनता है, जहाँ केंद्रित होते हैं वहां आभासी फोकस बनता है। और उत्तल दर्पण में हमारा कौन सा फोकस बनता है, वास्तविक। ये सब चीजें आपको एक एक नंबर में ओमार में भरने को आती हैं, ध्यान रखिएगा कि मुख्य फोकस में कौन वास्तविक बनाता है, कौन आभासी बनाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस बनता है और उत्तल दर्पण में आभासी फोकस बनता है। ठीक है, ये चीजें इसमें बताई जाती है। तो ये बताया आपको मुख्य फोकस के बारे में। हम लोग फिर आगे एक चीज और ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें एक नोट डाल के लिखिए, एक लाइन महत्वपूर्ण चीज है, लिखिए नोट डाल के। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है, दर्पण के सामने सामने बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं, जब यहाँ से फोकस जाएगा तो इससे टकराने के बाद दर्पण के सामने बनेगा। और उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये सारी चीजें आपको मुख्य फोकस के बारे में बताई जाती हैं। और इसका हम लोग समझेंगे फोकस दूरी के बारे में। चलिए अगला हेडिंग डालिए, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी में क्या बताया, इसको हम लोग समझेंगे। गोले दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण को,
वो अवतल दर्पण को और ये उत्तल दर्पण को। तो क्या बताया गया है, ये जैसे आपका यहाँ पर वक्रता केंद्र रहता है, यहाँ P रहता है, तो यहाँ पर आप फोकस दूरी को भी देख सकते हैं, यहाँ वक्रता केंद्र रहता है, P रहता है, ठीक। तो इस तरीके से इसको बताया था कि जो फोकस दूरी होती है यानी कि ध्रुव से और फोकस तल तक जहां मतलब एक तरीके से आपका फोकस बनता है, ठीक है, जिस प्रकार से फोकस आपका बनता है और जैसे वहां का तल होता है उस प्रकार से हम क्या कहते हैं उसको फोकस दूरी बता सकते हैं, ठीक है। तो रहा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये आपका ध्रुव तथा मुख्य फोकस या आपका मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो ये आपकी हो गई फोकस दूरी। अब इसका हम लोग फिर पढ़ेंगे फोकस तल के बारे में। चलिए अगला हेडिंग डालिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।